दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिनों से बहुत से लोग मुझे अलग अलग शहरों से, देश से, विदेश से बहुत सारी ऐसी जो यूट्यूब पे या और सोशल मीडिया पे दाऊद को लेके डिफरेंट किस्म के लोग जो रील बना रहे हैं, कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ अपनी उस्तादी दिखा रहे हैं, वो सब मुझे भेजते रहते हैं कि सब लोग बना रहे हैं, आप चुप क्यों हो, आप क्यों नहीं बनाते। दाऊद कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या पहनता है, क्या खाता है, कौन से रंग का कपड़ा पहनता है, कौन सी कंपनी का जूता पहनता है, हमें बताइए। तो दोस्तों, ये मेरा काम नहीं है। मैं कोई नाई नहीं हूँ, कोई सैलून नहीं चलाता हूँ, कोई टेलर की दुकान नहीं चलाता हूँ, कोई जूते का शोरूम नहीं चलाता हूँ कि मुझे मालूम हो कि दाऊद कहाँ से हेयर कटिंग कराता है, कहाँ से कपड़े सिलाता है, कहाँ से जूते खरीदता है। ये मेरा काम नहीं है। ये नाई लोग जाने, मोची लोग जाने, दूसरे लोग जाने, उनका काम है। कुछ लोग ये बता रहे हैं वो क्या खाता है, कौन से रेस्टोरेंट से खाता है, कहाँ से उसके घर में रेडी में अपना वो जो पैक्ड फूड आता है, डिलीवरी आती है, कहाँ से आती है। यार मेरा काम नहीं है ये स्विगी वाले जाने और कोई कंपनी ऐसी जो घर में खाना पहुँचाती हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि दाऊद है कहाँ। यहाँ आज तक दाऊद को भारत में वापस क्यों नहीं लाया जा सका, क्या कमज़ोरी है, क्या दिक्कत है। दाऊद छोड़ो, उसके साथ टाइगर मेमन है, दूसरे लोग हैं, छोटा शकील है, दाऊद के भाई हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी भी 93 के बॉम्ब ब्लास्ट केस में वांटेड है। कोई वापस नहीं आया। जो आए थे उनमें से आते तो मर खप गए, कुछ लोग बरी हो गए, बरी होने के बाद भी मर गए। अब 32 साल तो हो गए उस ब्लास्ट केस को। कितनी उम्र थी उन लोगों की जो 30-40 साल के थे, वो आज 70-80 साल के हो गए। मरना ही था, कब तक आदमी जिंदा रहेगा। दाऊद की अपनी उम्र भी 70 साल के करीब हो गई है। लेकिन ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, अंडरवर्ल्ड में ऐसा हुआ, आखिरी दाऊद का डिनर कहाँ पे हुआ, आखिरी लंच कहाँ पे हुआ, ब्रेकफास्ट कहाँ पे किया, वो कुछ नहीं बताते। अब वो पता नहीं कौन लोग हैं जो उस लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में दाऊद के साथ बैठे थे, लोगों को बता रहे हैं कि हमने क्या खाया था। मैंने बहुत बार, एक बार नहीं, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा बार दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ के खाना भी खाया है, चाय भी पी है, साथ में घूमे फिरे भी। यानी मुझे तो आज तक याद नहीं उसने क्या पहना था, क्या खाया था, जो मैंने क्या खाया था मुझे नहीं मालूम। जिन लोगों ने कभी उसके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा नहीं, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे नहीं, साथ में गाड़ी में बैठ के ट्रैवल नहीं किया, साथ में पैदल दुबई की मार्केट में पैदल चले नहीं, होटल के कमरे में साथ में 7-8 घंटे बैठ के गप्पे नहीं लड़ाई, या दाऊद के ऑफिस में 50 बार उसको मिलना, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करनी, जिनमें कुछ क्रिमिनल भी थे, कुछ नॉन क्रिमिनल भी थे, कुछ वांटेड लोग भी थे, कुछ नॉन वांटेड भी थे। कोई पाकिस्तान का था, कोई अफ़गानिस्तान का है, कोई लंदन का है, कोई कहाँ का है। उस ऑफिस में मैं बहुत से लोगों को मिला हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मिला हूँ। कोई उनको नहीं पूछता, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, कि आप दाऊद के ऑफिस में क्या करने गए थे। और जिन 2-3 लोगों ने उस ज़माने में इंटरव्यूज़ की, जिनमें लड़कियाँ ही हैं, आदमी तो को है नहीं,
शीला भट्ट है, शीला रावल है, उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह की। उनको कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपने दाऊद की इंटरव्यू क्यों की। मैंने तो कभी दाऊद की इंटरव्यू की नहीं। और मेरे से लोग शिकायत करते हैं कि आपने दाऊद की इंटरव्यू क्यों नहीं की। अरे भाई, मैं नहीं करता, मैं किसी भी क्रिमिनल की इंटरव्यू नहीं करता हूँ, ये मेरा असूल है। अब दाऊद से मेरा क्या लेना देना? एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है, एक पत्रकार को हर किस्म के लोगों को मिलना पड़ता है। उसी तरीके से कुछ कॉमन फ्रेंड्स की वजह से दाऊद के साथ भी मुलाकात हुई और मैंने बहुत कुछ देखा, अंदर की बातें जानने की कोशिश की। जिस दिन मैं लिखूँगा उस दिन दुनिया को मालूम पड़ेगा कि मैंने दाऊद में क्या देखा, क्या पाया, जो पर्दे के पीछे क्या है वो क्या देखा। जिन पॉलिटिशियन से दाऊद के रिश्ते थे उनको कोई नहीं पूछता, जिन पुलिस वालों से रिश्ते थे उनको कोई नहीं पूछता। और मैंने जब इतना स्टडी किया, मैं तो स्टडी करता हूँ, मैंने लेना देना किसी से कुछ नहीं। मैंने कुछ कमाई नहीं की अंडरवर्ल्ड से, मेरा एक एपिसोड भी है, मैंने अंडरवर्ल्ड से क्या कमाया वो सुन लेना आप। मेरा किरदार कुछ और किस्म का है और क्योंकि मैं हर बात का जवाब नहीं देता इसलिए गलतफहमियाँ फैलती रहती हैं। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पे। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक बार फिर खटकी हुई। पहलगाम में हमला हुआ, उसके खिलाफ हमने एक एपिसोड बनाया, आपने सुना। ये घटिया हरकत थी, कमीनी हरकत थी। जिन लोगों ने भी मारा वो बुज़दिल लोग थे, वो मर्द नहीं, वो कुछ और थे जिन्होंने ऐसा काम किया। खैर, आपने वो एपिसोड सुना। उसके बाद फिर एक बार कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान की धरती से चलाई जाती है वो आज भी चालू है। पहले तो हम उस समय की सरकारों को ब्लेम कर देते थे कि कांग्रेस ने ऐसा किया, जनता सरकार ने ऐसा किया, उसके पहले वाजपेयी सरकार थी उसने ऐसा किया। और उसके बाद एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि देश में बहुत मजबूत सरकार आ गई, भारत विश्व गुरु बन गया है और पूरी दुनिया में भारत की तूती बोलती है। लेकिन इसी सरकार के चलते बहुत सारे हमले हो गए, कभी पठानकोट हमला, कहीं पुलवामा हमला, कभी अभी लेटेस्ट पहलगाम। सब ने हमें शर्मिंदा किया। हमारा सर शर्म से झुकता है कि हमारे इतने बड़े देश में इस किस्म की हत्याएं होती हैं और हम उनका जवाब नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझ सकता हूँ कि एक हादसे को लेके दो देशों की फौजें आपस में कम लड़ती, लेकिन हमारे तो डिप्लोमेट लेवल पे भी कोई रिलेशन नहीं है कि आपस में बात कर सके। जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो बात किस रिश्ते से करें? ये बहुत दूर की बात है, लेकिन हादसा तो हुआ है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए एक नया नैरेटिव क्रिएट करना वो अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के बराबर होता है। मान गए 2014 के पहले 21 साल तक कांग्रेस की और दूसरी सरकारें लाचार रहीं, नाकामयाब रहीं दाऊद को, टाइगर मेमन को वापस भारत लाने में। लेकिन पिछले 11 साल से एक दूसरी सरकार है और बहुत बड़ा सीना है सरकार का, आपको मालूम है। अगर वो सरकार भी दाऊद को वापस भारत नहीं ला सकी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हम पहली सरकारों को नाकामयाब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, तो ये सरकार भी नाकामयाब रही। ये सिर्फ बात दाऊद की या टाइगर मेमन की नहीं। इसी पिछले सालों में बहुत बड़े अपराधी जो हज़ारों करोड़ों रुपए बाहर के बैंकों के लूट के बाहर बैठे, उनमें से एक भी आज तक वापस नहीं आया।
वो नीरव मोदी हो, वो मेहुल चोकसी हो या विजय माल्या, कोई वापस नहीं आया। कानूनी लड़ाई चल रही है, लड़ते रहो। उसके पहले भी ऐसे ही हुआ, बदला कुछ नहीं है। सरकारें बदली और कुछ नहीं बदला। कांग्रेस की सरकार में समय में हमने बहुत कोशिश की, करोड़ों रुपए खर्च किए इकबाल मिर्ची को वापस लाने के, लेकिन लंदन की अदालतों में केस हार गए। हमने और कोशिश की नदीम सैफ़ी को गुलशन कुमार के मर्डर केस में वापस लाने की, लेकिन वहाँ पे केस हार गए। हमारे बड़े बड़े वकील लंदन गए, वहाँ पे क्राउन कोर्ट में, वहाँ की हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हर जगह पे हारे। क्या हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं जो दूसरे देशों की अदालतों में खड़े हो सकें? उसी तरह बहुत से और वांटेड क्रिमिनल नॉर्थ ईस्ट के और तमिलनाडु के, जिन लोगों ने या तो श्रीलंका में पनाह ली है, या बर्मा ने ली है, या थाईलैंड जो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर लगते हैं वहाँ चले गए। कुछ लोग लाहौर में भी पनाह लेके बैठे हैं, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, इन कंट्रीज में बैठा है। हम किसी को भी वापस नहीं ला सके आज तक। ये हमारे सिस्टम की कमज़ोरी है, जो हमारी पॉलिटिकल विल की कमज़ोरी है, जो सोचने की बात है। लेकिन बात सिर्फ दाऊद इब्राहिम की होती, उसको वापस लाने फेल्यूर जो है, जो नाकामयाबी है, वो किसकी है उसकी बात नहीं करते। अब चर्चा चल रही है, जो लोग इतना लंबे समय से उसके पीछे लगे हुए हैं, उसकी कोई तस्वीर तक नहीं हमें मिली, उसका पता नहीं मिलता, एड्रेस नहीं मिलता। क्या एक अकेला आदमी हमारी पूरी एजेंसी पे भारी पड़ा हुआ है? इसका जवाब तो एजेंसी दे सकती हैं, ना हमारी सरकारें दे सकती हैं। हम तुम और आप तो मामूली आदमी हैं। लेकिन जब हम उसकी इंक्वायरी करने लगे अपने सोर्सेज से कराची में, तो पता चला कि वो तो पिछले 3-3.5 साल में कराची से है ही नहीं। क्लिफ्टन एरिया की वो जो डिफेंस कॉलोनी है वहाँ की, हमने कुछ साल पहले उसके घर की फ़ोटो भी दिखाई थी। उसके फैमिली मेंबर्स ने जो नया जिम खोला था, फिटनेस सेंटर खोला था, उसकी तस्वीरें भी दिखाई थी। और वहाँ पे उनकी फैमिली मेंबर्स ने जो एक भाषण दिया था छोटा सा इनॉग्रेशन पे, वो भी आपको सुनाया था। लेकिन तभी भी दाऊद इब्राहिम कराची में नहीं था, वो उस फंक्शन में नहीं था। बहुत से सोर्सेज से हमने ये जानने की कोशिश की कि दाऊद है तो कहाँ है। लोग कहते रहते हैं कि वहाँ है, कराची में है, सैटेलाइट की फ़ोटो दिखा देते हैं आपको। लोग मारने भी जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, कोई स्कीम कामयाब नहीं होती। बड़ी हैरानी होती है कि हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा तंत्र मंत्र, इतनी बड़ी हमारी एजेंसीज जिनकी दुनिया में तूती बोलती है, वो एक आदमी को ढूंढने में नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। मैं चाहता हूँ कि दाऊद को जितनी जल्दी हो सके वापस देश लाया जाए। हालांकि उस केस में जजमेंट आ गई, सब हो गया, लेकिन फिर भी जो केस चलेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, एक वांटेड आदमी है। हालांकि उस केस में कोई देशद्रोह का आरोप नहीं था किसी के ऊपर भी, ना संजय दत्त पे था, ना किसी पे था। किसी भी
क्योंकि सीबीआई ने वो देशद्रोह का जो सेक्शन था वो विड्रा कर लिया था कोर्ट में कि ये देशद्रोह का काम नहीं है, ये कारण और हैं बलात् के। खैर हम उसमें नहीं जाते, लेकिन कारण तो बहुत बड़ा था जिसमें हमारी कस्टम डिपार्टमेंट के आला अफसर शामिल थे, उनको सज़ा भी हुई। SN थापा, सोमनाथ थापा, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, प्रिवेंटिंग ऑफिसर, सब लोगों ने उस हथियार आने में मदद की। उसी तरह पुलिस के ऑफिसर भी थे, उनको भी सज़ा हुई। और साथ में स्मगलिंग सिंडिकेट के मेंबर्स थे, वो शामिल थे, उनको सज़ा हुई। हाँ। लेकिन सवाल ये बना रहता है कि दाऊद है तो कहाँ है। हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में एक खबर आती है कि दाऊद को कभी गैंग्रीन हो गया, कभी उसको हार्ट अटैक आ गया, कभी लिवर का अटैक आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, कभी किसी ने वाकई में पॉइजन कर दिया। वो कराची के हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बड़े हॉस्पिटल में आदमी एडमिट हो, उसकी कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ तो सामने आना चाहिए। हमने जब ये सब जानने की, ढूंढने की कोशिश की अपने सोर्सेस से, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट किस्म के लोग, उनमें से कुछ, कोई बुकी है, कोई पुराना स्मगलर है, कोई पुराना बिजनेसमैन है, कोई पुराने फैमिली मेंबर्स हैं बड़े लोगों के, जो सब मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं गाए बगाए समय बात करनी पड़ती है। किसी का फ़ोन आ जाता है, उनका नाम नहीं होता, इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं, वो अपना नाम भी नहीं बताते, लेकिन इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम कभी किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। हमारा असूल है सुनो सबकी, करो अपनी मर्जी। हम किसी की सुनी सुनाई बात पे कभी रिपोर्टिंग नहीं करते, इसलिए हम कंफर्म करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कंफर्म करने के बाद, और अब हमने कंफर्म किया अपने डिफरेंट सोर्सेस जो कभी दाऊद के करीबी रहे थे इसी ज़माने में, उनके जो आगे करीबी रहे हैं, या कुछ रिटायर्ड ऑफिसर भी होते हैं जो बाद में कहीं मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में रहने लग जाते हैं, कुछ पत्रकार होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ वकील होते हैं। अभी किसी आदमी से, मैं एक वकील से बात कर रहा था पाकिस्तान के किसी और सिलसिले में, एक पाकिस्तान का लड़का 10-12 साल का, वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ जाता है। कमाल है, इतनी आर्मी हमारी BSF बॉर्डर पे लगी है, लेकिन अब बच्चा आ जाता है। उसके बाद एक और आदमी थोड़े महीनों के बाद उत्तर प्रदेश से आ जाता है, बाबुल या इस किस्म का उसका नाम था। मैंने पंजाबी में एक एपिसोड भी बनाया था उस पर, तो मैंने उसके वकील से बात की कि भैया ये आदमी बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ गया। बोलता उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो पाकिस्तान में रहती है, सोशल मीडिया पे मिले थे, तो उसके चक्कर में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया, लेकिन पाकिस्तान वालों ने उसको पकड़ लिया। उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो रेंजर्स हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है अभी लाहौर में, जहाँ दूसरे किसी शहर में। वो फिरोजपुर बॉर्डर से कहीं से क्रॉस किया, नदी के रास्ते से पाकिस्तान चला गया। दोस्तों कितना आसान है किसी के लिए भी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना। उत्तर प्रदेश से एक आदमी पंजाब आता है, बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाता है, वहाँ पकड़ा जाता है और केस चलता है। उसके वकील से मैंने बात की, तो बात करते करते कुछ और कुछ ने दूसरे वकीलों का नंबर दिया। आगे बात बढ़ते बढ़ते एक महिला वकील है वहाँ पे, जो पहले पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रही हैं, उनसे बातचीत हुई।
तो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की कि आप के सोर्सेज कराची में भी है, सब हैं, तो पता करो दाऊद इब्राहिम कहाँ है या नहीं है। तो बहुत सारे सोर्सेज से ये बात सामने आई कि तकरीबन पिछले 3-3.5 साल से उसको किसी ने नहीं देखा, अड़ोसियों पड़ोसियों ने नहीं, किसी ने नहीं। फिर बात चली तो लोगों ने बताया कि वो सऊदी अरबिया में है। सऊदी अरबिया में एक नया शहर बनाया जा रहा है बहुत बड़ा, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है और को बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कहा जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वहाँ पे लाखों मजदूर लगे हुए हैं, बिलियन डॉलर्स की दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट हो रही है और बड़ी तेज़ी से वहाँ पे काम चल रहा है वो शहर और एयरपोर्ट बनाने में। जो उनके पुराने तो बड़े शहर हैं जड्डा और दूसरा शहर, वहाँ उसके मुकाबले उनसे भी बड़ा एक शहर बना रहे। ज़मीन बहुत है उनके पास, पैसा है और भारत के साथ सऊदी अरेबिया के संबंध भी अच्छे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ पे गए, उनके जो रूलर्स हैं वो हिंदुस्तान भी आए। तो कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम पिछले कुछ सालों से सऊदी में रह रहा है। जब से जो पुराना रजीम था वो बदला और इमरान खान हुकूमत में आते हैं तो थोड़ी उनको इनसिक्योरिटी जो है वो ISI को महसूस होती है कि दाऊद यहाँ पे सेफ नहीं रहेगा। ले दे के दाऊद है क्या ISI का प्रोटेक्टिंग, जो उसको संरक्षण देती है ISI। तो उन्होंने उसको बड़े तरीके से रिलोकेट कर दिया सऊदी में, और सऊदी में बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दाऊद के भाइयों ने, रिश्तेदारों ने और ख़ुद उस नया शहर और नया एयरपोर्ट बनाने के रखे। अपना काम धंधा कर रहे हैं सब लोग। खाली बैठ के तो किसी की आमदन होती नहीं, काम धंधा तो करना पड़ता है। और जहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको पैसा देना पड़े, सिक्योरिटी के लिए, घर के लिए, सब के लिए प्रोटेक्शन मनी, जो जब दादागिरी मुंबई में चलती थी तो प्रोटेक्शन मनी लेते थे, अब प्रदेश में रहते हैं तो प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती। तो दोस्तों ये बात कंफर्म हुई कि वो सऊदी अरेबिया में है। कुछ लोगों ने कहा कि साउथ अफ्रीका में है, लेकिन हमारे सोर्सेस ने बताया कि सेफ्टी के हिसाब से अगर दुनिया में कोई भी सबसे सेफ कंट्री दाऊद के लिए है तो वो सिर्फ सऊदी अरबिया है, और वो वहीं पे है। कभी कभार पाकिस्तान आर्मी का सऊदी के साथ बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है, उनके बहुत सारे काम पाकिस्तान की आर्मी करती है। पाकिस्तान के फौजी वहाँ आते जाते रहते हैं, जहाज़ आते जाते रहते हैं। समुद्री जो कार्गो वेसल्स होती हैं वो भी पाकिस्तान से सऊदी बहुत जाती हैं। बहुत से रास्ते हैं पाकिस्तान से सऊदी जाने या सऊदी से पाकिस्तान आने के बिना दुनिया भर की नज़रों में आने के पहले आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। आप बोट में बैठ के भी आ सकते हो, और आर्मी के जहाज़ जो सामान वामान लेके जाते हैं, आपकी पहुंच तो है, आप उसमें भी चले जाते। तो आपको कोई सऊदी एयरलाइन या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें भी बताई गई। सो ले दे के निष्कर्ष से निकला कि दाऊद इब्राहिम आजकल सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे हमारी एजेंसीज कुछ खास नहीं कर सकती, पाकिस्तान में तो कर सकती, लेकिन सऊदी में कोई फॉरवर्ड कॉपरेट ऑपरेशन करना भारत के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए लगता है कि दाऊद ने अपना अड्डा बदल के सऊदी में इस्टेब्लिश कर लिया है। आने वाले दिनों में इसी किस्म की अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।